जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर साल आपको उन टॉपर्स के साथ मिलाते हैं जिन्होंने रीसेंट एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या फिर नेट क्वालिफाई किया हो। तो आज ही इस क्रम में आपके साथ एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को मैं मिला रहा हूं जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और पहले 4 प्रयास में उन्होंने लगातार नेट क्वालिफाई किया। अमरदीप त्रिपाठी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो? सर बेसिकली मैं चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट यूपी में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से हुँ, हूँ। और सर वहीं से मेरी स्टडी वगैरह वहीं से हुई है। और आगे की स्टडी सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अभी वर्तमान समय में सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉलेज है, सीएमपी डिग्री कॉलेज से। वहाँ से मेरी पीएचडी अभी करेंटली में चल रही है। बहुत जी बढ़िया। सर। आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं, आपसे पीएचडी के बारे में बात ज़रूर करेंगे। लगातार 5 प्रयास, पाँचों सफल, क्या रणनीति थी आपकी? सर रणनीति कुछ अलग नहीं थी, वैसे ही थी, नॉर्मली ही थी। लेकिन सर कुछ चीजें मैंने इस एग्जाम के थ्रू मैंने देखी कि सर इसमें एक फोकस होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बनाए रखना और फोकस होना। पहले के प्रयासों में नेट मेरा निकल जा रहा था, लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा था। उसका रीजन ये था सर कि चूंकि प्रयागराज में है तो हम सिविल की भी तैयारी कर रहे थे साथ साथ। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चीजों में आ जा रहा था, इसलिए सर जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जो है इसके पहले जो है लगातार नेट हो रहा था, उसके साथ साथ आईसीएचआर जेआरएफ भी पिछले साल मेरा हुआ था। तो तैयारी में सर कुछ चीजें देखनी चाहिए हमको, जैसे कि सबसे पहले तो इसका यूजीसी नेट का सिलेबस हमें अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीजें रख लेना चाहिए। इसमें एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें 5 से 6 मंथ में इसको निकालना ही निकालना है। अब 5 से 6 मंथ की तैयारी सफिशिएंट होती है। फिर जो उसकी बेसिक बुक्स हैं उनको रीडिंग करने के बाद फिर उसका नोट्स बनाकर रिवीजन करना चाहिए। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है उनको अपनी तैयारी को परखना चाहिए। अपने पेपर 1 के बारे में बताइएगा कि आप हर बार पेपर 1 क्वालिफ़ाई करते हो, हर बार आपका नेट क्वालिफ़ाई होता है? क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ आते हैं। पेपर 1 टाइम भी बहुत ले जाता है, डीआई काफ़ी लेंदी आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत लंबी-लंबी हो रही हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? सर पेपर वन के लिए पहले तो मैं बुक्स ही पढ़ता था। ट्रूमैन की बुक्स आती है, केवीएस मदान की बुक्स आती है, दोनों बुक्स अच्छी हैं। तो पहले वो मैं पढ़ता था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद मुझे यूट्यूब में तलवीर सर हैं, उनकी सर क्लासेस बहुत अच्छी हैं जो है। तो उन्हीं की जो मैराथन क्लासेस होती है, साथ ही में वो हर एक टॉपिक के ऊपर उसका मैराथन बनाते हैं, 4 4 घंटे की क्लासेस होती थी। उन सबको सर मैं करता था लगातार, मतलब उन जब भी पेपर के पहले 1 महीने पहले से ही मैं उनको फॉलो अच्छे से करने लगता था। और जितने भी पुराने शिफ्ट के पेपर होते थे उनको मैं जो है देखता था, फिर उनको सॉल्व करता था। और हर एक टॉपिक का जो टॉपिक होता है, जैसे उसमें कुल मिला के 10 टॉपिक होते हैं, काफी लंबा सिलेबस है उसका। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो जो ये इजी इजी टॉपिक जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी और कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन, इनका मैं नोट्स बना लेता था। बाकी जो जैसे थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, जैसे डीआई हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या फिर जो उसमें अदर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए सर मैं क्या करता था कि तलवीर सर की क्लास देखता था। उसके बाद मैं जो जा करके जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक तरफ से हल करता था। जिसके कारण बाकी जो टॉपिक है उनमें से मैंने पहले 5 बताए, 5 टॉपिक, उनमें 25 में से करीब 20 22 क्वेश्चन हो जाते थे। फिर सर इसमें जो डीआई और लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें भी 7 8 क्वेश्चन हो जाते थे। तो मेरा स्कोर सर मतलब मैक्सिमम मेरा 33 क्वेश्चन तक गया है। और कभी 30 के नीचे नहीं आता था, 30 से 33 के बीच मेरा होता था। तो इस तरीके से मेरा हर बार सर हो ठीक। जाता था। इस बार आपका स्कोर क्या था पेपर 1 और पेपर 2 का? सर इस बार मेरा दोनों का काफी अच्छा था। पेपर वन में मेरा 30 क्वेश्चन सही था सर। और जो सेकंड पेपर हिस्ट्री का था उसमें बहुत ही अच्छा था, उसमें 72 क्वेश्चन सही था। तो इस बहुत तरीके से टोटल मेरा 102 क्वेश्चन सही था। और सर जो जनरल की कट ऑफ थी वो भी इस बार क्लियर हुई थी मेरी। बहुत जी बढ़िया। सर। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि बार-बार नेट हो रहा था, जेआरएफ नहीं हो रहा था, तो खुशी तो हुई होगी? जी सर, खुशी हुई। और सर थोड़ा सा अब चूंकि एनटीए में थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, तो 17 को एग्जाम मतलब रिजल्ट आना था। बट सर वो फिर 18 हो गया, फिर 19 की मतलब 18 के बाद ये जो 19 की रात है
उसी दिन मतलब 3 बजे रात में आया। नींद तो नहीं आ रही थी सर, तो सबसे पहले मैंने देखा, फिर अपने एक दोस्त को बताया। उसके बाद फिर कई लोगों के कॉल ही आने लगे। अब चूंकि पूरी रात जगे थे, तो फिर 5-6 बजे के आसपास बात करके घर में सर बताया सबको, सब लोग बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद मतलब कई लोगों को कॉल आया, रिएक्शन बहुत अच्छा था। अब इतने सालों के बाद सफलता मिली थी सर, तो खुशी तो बहुत खुशी हुई। तो होनी है, सही और बात है। सही कहा आपने जी कि जी उस सर। रात काफ़ी टेंस माहौल था। मैं भी रात भर जागता रहा। हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। और उनके एक वो रामायण का नहीं है, वही रात अंतिम यही रात भारी। तो वही वो रात भारी। जी सर। बार बार वही उनका आ रहा था। तो वाकई वो, क्योंकि जिसने मेहनत की होती है ना बेटा, वो सचमुच उनको टेंशन होती है। जो बच्चों ने पहले से आंसर की मिला ली थी, उनको लगता था कि हमारा एक दो नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है। तो बिल्कुल टेंशन तो थी सबको। जो हमारी एकाग्रता है उसको ब्रेक करने में हमारा सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारे फ़ोन का होता है। तो फ़ोन बहुत ज़्यादा जी समय जी ले जी। जाता है। तो आप अपनी एकाग्रता कैसे बनाते थे? कोई भी चीज होती है, यदि हमें एकाग्रता बनानी है तो हमें पहले उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए सर। तो मैं बेसिकली क्या करता था कि मेरे रूटीन में कुछ चीजें हैं, क्लास 9th 10th से मैं फॉलो करता हूँ कि मैं मेडिटेशन योगा वगैरह करता हूँ। हुँ, फिर उसके बाद सर फोन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फोन का यूज है। बिल्कुल। पता है, लेकिन तब भी हमें ये देखना पड़ेगा कि आप फोन का यूज कैसे कर रहे हैं। फोन में सर क्लासेस भी हैं, आपकी भी क्लासेस चलती थी, तलवीर सर की भी क्लासेस चलती थी, क्यूज भी होता है सर। और फोन में अदर डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें भी होती हैं। तो ये सर हमारे ऊपर होता है कि हम उनका कैसे यूज करें। और हुँ, सर सफलता तो ये एक जेआरएफ तो मात्र एक एग्जाम होता है। वास्तविक सफलता मुझे लगता है कि वो लाइफ होती है, कि आप लाइफ को कितने खुश होकर के जी पा रहे हो। तो सर हुँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब मेडिटेशन योगा करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी अपने अंदर रखते हैं, तो उससे एक फोकस और एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जी, जी जी, सर। जी। अमरदीप, पेपर 2 हिस्ट्री बहुत लंबा सिलेबस है, सिलेबस आपने पढ़ा होगा। तो किताबें जी सर। सारे जो टॉपर हैं सभी बताते हैं। तो आपने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं, तो यूपीएससी वाले तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हैं। कोई अच्छी-सी बुक आप जी बच्चों को सजेस्ट करना चाहें, जिसमें आपको लगता है कि उसमें प्राचीन काल अलग से हो, मध्यकाल भी अलग से हो और आधुनिक भारत भी उसमें मिल जाए। और उसके साथ-साथ जो वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन है, वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो आपके हिसाब से कौन-सी बुक सबसे अच्छी है? सर वैसे एक बुक तो सर थोड़ा बताना टफ होगा, क्योंकि मैंने यूज तो किया था। मैंने सर आर्या की एक बुक आती है, राजस्थान से पब्लिश होती है वो सर बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारी चीजें एंशंट मिडवल मॉडर्न और काफी अच्छी मतलब बुक्स है। वो फैक्चुअल बुक्स है। तो अगर एक बुक्स बताना होगा तो सर वो है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को मतलब तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं पेरेंट्स, उनको पहले एक थॉरोली जो बुक्स है नॉर्मली, थॉरोली जो थ्योरेटिकल है, जैसे कि एंसेंट के लिए केसी श्रीवास्तव सर की है, और मिडवल के लिए एस के पांडे सर हो गई, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा हो गई। तो इनको एक एक बार रीडिंग कर ले। इससे सर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब फिर वो फैक्चुअल बुक के पास जा सकते हैं, आर्या से पढ़ सकते हैं, या तो फिर मॉडर्न के लिए वाणी, अच्छा वाणी की, और सौरभ चौबे भी देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो मेरे सर यही मतलब मेरी खुद की प्लानिंग यही रही, पहले मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा सारी बुक्स को, थ्योरेटिकल वाली, उसके बाद फैक्चुअल पे जा करके फिर उनका नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। इस तरीके से मैंने सर तैयारी किया था। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर सफलता, मेरा मानना है कि वो अपनी सिर्फ मात्र अपनी नहीं होती है सर, उसमें कई लोगों का योगदान होता है। तो मेरी सफलता में भी मेरे बचपन से लेकर अभी तक मेरे जो टीचर्स रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ इतिहास लेने का मेरा पर्पज जो मैं निर्धारित कर रहा हूँ, तो मेरे सोशियोलॉजी के सोशल विज्ञान के टीचर थे श्री अशोक दीक्षित सर, इंटर में। उनकी वजह से सर मैं हिस्ट्री की ओर उन्मुख हुआ, क्योंकि मैं मैथ से था, मैथ स्ट्रीम से इंटर तक, लेकिन तब भी हिस्ट्री लिया। तो उनका अनुशासन और उनका पढ़ाने का तरीका से सर, फिर वहीं पे सर बुद्ध विलास पांडे सर थे, उन्होंने आगे यूनिवर्सिटी के लिए मुझे आगे भेजा। उसके बाद सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में श्री प्रकाश सिन्हा सर प्रोफेसर हैं हमारे, उन्होंने हमें मतलब गाइड किया था, एमए में पढ़ाया। अमित सर थे, उन्होंने बताया। और वर्तमान समय में सर डॉक्टर भावना चौहान मैम है हमारी पीएचडी में, जो हमारी मतलब जिनके अंतर्गत हम शोध कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमेशा वो प्रेरित करते रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि आप लोग पढ़ाई करिए, कुछ अच्छा करिए। इसके अलावा सर मेरे परिवार का श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी जी, मेरे पिताजी हैं श्रीमती सावित्री देवी जी, उनका भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहा। हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा माँ चिंतित रहती ही है अपने बच्चे के लिए, तो उनका था। बाकी दोस्तों में
जयदीप है, आकाश है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो लोगों ने मतलब इस जर्नी में मुझे जो है हेल्प किया, सहायता किया। तो सर सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर ईश्वर का तो हमेशा हाथ होता है उन्हीं की कृपा से जो भी है चीजें हैं। तो इन सभी लोगों का सर योगदान रहा। और सभी परिवार वाले आपके साथ खड़े थे। उन टीचर्स का भी थैंक यू जिन्होंने आपको इतने अच्छे से गाइड किया। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद से आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, सफलता हमेशा उनके साथ साथ चलती है। आपके अकॉर्डिंगली जो टॉपिक ऐसे दिमाग में है जो सचमुच एक बच्चे के दिमाग में होने चाहिए कि आपने ये वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जी सर। सर अभी कुछ मतलब सालों से कुछ शिफ्ट से ऐसा हो रहा है कि एनटीए से कुछ टॉपिक उसके बहुत ज्यादा फेवरेट हो गए हैं। यदि उन हम्म, टॉपिकों पे कमांड कर लिया जाए तो बाकी चीजें तो वो फिर हो ही जाती हैं, मतलब 40-45 क्वेश्चन हो जाएगा उन टॉपिकों में। सर मुझे जहां तक लगता है तो उसमें जैसे सर विजयनगर साम्राज्य का हो गया, एक हम्म, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सर इस बार 2 बार से लगातार देखा जा रहा है हिस्ट्री में कि मराठा से सर पैसेज भी आ जा रहा है और 5 क्वेश्चन भी आ जा रहा है। तो टोटल टोटल 8 से 10 क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से आ जा रहे हैं, विजयनगर से आ जा रहे हैं। इसके बाद यदि आप एंशंट में जाएं तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कुछ अभिलेख है, जैसे अशोक के धम्म से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ स्पेसिफिक रचनाएं हैं सर, रचनाओं में जैसे कि बाणभट्ट का हर्षचरित हो गया, या फिर जो इस बार भोज प्रबंध का क्वेश्चन आया था, भोज प्रबंध हो गया। तो साहित्यिक स्रोत हो गए। तो एंशंट में साहित्यिक स्रोत मैं कहूंगा, अगर 5 चीजें बतानी हो तो एंशंट में साहित्यिक स्रोत और उसके अभिलेख वो तैयार कर लिए जाएं। मिडवल पीरियड में मराठा और जो विजयनगर साम्राज्य है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनके विदेशी यात्री आते हैं उनके उनका वृत्तांत। विवरण, उसको हम्म, पढ़ लिया जाए। जी हम्म, जी। और साथ ही साथ जैसे अब सल्तनत काल की जो उसकी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अकबर की जो रणनीतियां हैं, जैसे उसकी जो राजपूत नीतियां हैं, हम्म, राजपूत नीतियां और जो उसके प्रमुख युद्ध, यदि उनका क्रम समझ लिया जाए। और फिर उसके बाद मॉडर्न में अगर आप आते हैं तो जो मेन मेन घटनाएं हुई, मतलब बिल्कुल मुख्य मुख्य घटना, उनका कालक्रम लेता है। या फिर सबसे मॉडर्न में ही गांधीवादी आंदोलन, हर बार मैंने पेपर का पैटर्न देखा 3 से 4 क्वेश्चन गांधी से जरूर पूछता है। तो उसको अगर तैयार कर लिया जाए तो इतने में मुझे लगता है सर 40 से 45 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बाकी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस तरीके से करके नेट तो क्वालिफाई किया ही जा सकता है सर। जितने सेक्शन आपने अभी अभी कोट किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म प्राचीन काल में देख लें, और यहाँ पर 1800 से लेकर के 1900 के बीच में जितने भी संस्थाएं बनी थी उस समय के समाज को देखते जी हुए, जी जी। जिसमें राजा राम मोहन रॉय, हम्म, विवेकानंद जी, उनका जी सर। सबका जो कंट्रीब्यूशन था, जितने रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, अभी रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। उनको अच्छे से अगर कोई बच्चा ये सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेता है और गांधी जी का जितना भी टेन्योर है उसको अच्छे से देख लेता है, तो यहाँ से मॉडर्न से काफ़ी अच्छा वो क्वेश्चन खींच के ले जा सकता है। एक नया एस्पिरेंट है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम में आने से पहले? सर सबसे पहले तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे इसी एग्जाम पे फोकस करना है। यदि यूजीसी नेट करने आ रहे हो आप, नेट जेआरएफ करना है आपको, तो आप इधर उधर अपने डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि जैसे कि ये एग्जाम भी देना है, वो एग्जाम भी देना है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आप 5 से 6 महीने स्पेशली फोकस होकर के आइए कि हाँ मुझे ये एग्जाम निकालना है। फिर उसके बाद जब आप एक बार तैयारी में आ गए हो तो आप तैयारी में पूरा सिलेबस कवर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शुरू से ही ये कर दें कि नहीं हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है बाकी चीज छोड़ देना है। क्योंकि ऐसे वो पैटर्न है यूजीसी का, इस तरीके का है कि वो हर बार चेंज कर देता है चीजें। तो आपको हम्म, एटलीस्ट एक बार पूरा सिलेबस थॉरली कवर कर लेना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में उसके साथ रखते रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है। जब आप एक बार पेपर का पैटर्न समझ जाते हो और उसको प्रैक्टिस में लाते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें ज्यादा पढ़ना है, इनको छोड़ देना। फिर आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले नोट्स बना लो, उसका बार बार रिवाइज करो, और जब लास्ट टाइम हो तो आप अच्छे से पूरा प्रीवियस ईयर, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर लेकर के उसको पूरा लगा दीजिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि नेट तो हर बार ही हो जाएगा। और जेआरएफ भी यदि आप फर्स्ट पेपर में भी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि जेआरएफ भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बस एक चीज का ध्यान रखें कि फोकस रहे, उसी चीज पर निरंतरता बनाए रखें, बीच में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो, और एकाग्रता के साथ उसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करें तो आराम से हो जाएगा। आपने हमारे चैनल पर समय निकाला, मुझे आशा है कि आपको जो बच्चे अभी सुन रहे हैं
निश्चित तौर पर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपके द्वारा जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी उससे बहुत वह लाभ लेंगे अपना। और जो बुक लिस्ट आपने पढ़ी हैं ज़रूर उनको भी गाइडेंस मिलेगी उनको कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अमरदीप के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर दबा लिया करो, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। तो अमरदीप फिर से आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। और फ्यूचर के लिए हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनको जरूर अचीव कर तो हम ये पाएं। कहना चाहेंगे सर कि इसमें मतलब स्टडी हमारे साथ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्विज के द्वारा मुझे बहुत हेल्प मिली हिस्ट्री के लिए सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे खुशी हुई कि सर आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर, और मैं मतलब एक्सपीरियंस के थोड़ा सा भी काम आ सका तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि जानकारियां नहीं मिलती हैं सर। आपने मतलब गाइड किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद सर। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद जिनकी कृपा से ये सब मतलब हुआ, एग्जाम क्वालिफाई हुए, मेरे दोस्तों का और मेरे टीचर्स सभी का सहयोग रहा सर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू अमरदीप, सर। थैंक यू सो मच।